अनीश गावटे कब से बैठे हुए, ये सवाल उनको भी पूछना लाजमी है ना। शरद पवार कह चुके थे लोकसभा चुनाव के पहले कि अगर उसके बाद ये सोचना पड़ेगा कि लाइक माइंडेड पार्टीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। क्या महाराष्ट्र में ये वक्त आ गया है? क्योंकि अभी तो एनसीपी एसपी ये रीजनल पार्टी है और महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी अब नंबर 6 की पार्टी बन गई है। देखिए 9 पर है एनसीपी एसपी, 21 पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और उससे नीचे जो हम देख रहे हैं कांग्रेस 17 पर है। तो ये वक्त आ गया, आपको लगता है कि इस तरीके से कुछ बातचीत होगी अभी पार्टी के भीतर? नहीं साहिल जी, पहले तो दोनों गौरव जी और सुजीबेन जी को अभिनंदन। ये लड़ाई हमेशा एक वैचारिक लड़ाई थी, कभी वैयक्तिक नहीं थी। अजीत दादा को भी कर दी, अजीत दादा को भी। अभी अजीत दादा के स्पोक्सपर्सन यहाँ नहीं है तो हम दोनों को कर रहे हैं। ठीक है। पर आज आप अगर देखो तो एक चुनाव से कोई पक्ष बनता भी नहीं है और समाप्त भी नहीं होता। लोकसभा चुनाव के बाद सभी ने कहा था कि अजीत दादा का पक्ष खत्म हो गया है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है और उनको आगे एक बहुत मुश्किल निर्णय लेना पड़ेगा। अभी विधानसभा का चुनाव आ गया है, उसका नतीजा आपके सामने है और आप हमें पूछ रहे हो अगर हमें कांग्रेस के साथ मर्ज होना होगा या और ऐसे कोई निर्णय लेने होंगे। अभी चुनाव के नतीजे आए हुए हैं, हमें इस पर गौर से विचार करना पड़ेगा। जनता ने एक निर्णायक रूप से मतदान किया है, ये हमें मानना होगा। ठीक है। पर ये एक छोटी हार है। पवार साहब एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐसी हार बहुत पहले भी देखी हुई है और उनको उनका सामना देना वो जानते हैं। ठीक है। शशि शेखर जी, क्या ये संभावना नजर आती है आपको? क्योंकि काफी चर्चा हुई थी उस वक्त, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले, और तब भी किसी को लग नहीं रहा था कि इस तरीके का नतीजा आएगा लोकसभा में महाराष्ट्र का। तो क्या ये संभावना बनी हुई है आज की स्थिति में एक रीअलाइनमेंट ऑफ सॉर्ट इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अगेन? मुझे थोड़ा सा अभी ये बहुत जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि इस रीअलाइनमेंट का किसी को तुरंत कोई लाभ नहीं होगा। आगे जाके क्या होता है वो आगे की बात है। एक बात साहिब जरूर है कि चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, जनता ने जिसको दिया झोली भर के दिया। तो अब इस समय किसी का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जनता को तुरंत ही रिसीव कर दे। इसलिए उनको रहना उन्हीं युतियों में चाहिए जहां वो पहले थे। और सरकार ने भी छप्पर फाड़ के दिया, तो उनको मिला भी छप्पर फाड़ के, लेकिन और भी छप्पर फाड़ के देने का वादा किया। लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर दिखेगा आने वाले दिनों में कि शिवसेना एज ए पार्टी, उसकी स्टेबिलिटी और शरद पवार की पार्टी की स्टेबिलिटी, मुझे संदेह है कि आने वाले दिनों में उनके सांसद उनके साथ रहेंगे या उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। मुझे ऐसा अंदेशा है कि वो सारे के सारे लोग अपने राजनीतिक भविष्य की अनिश्चितताओं में वो दूसरे कोएलिशन की तरफ बढ़ सकते हैं, या ऐसा मेरा अनुमान लग रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति दोनों या एक? मुझे लगता है दोनों। आशुतोष कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए महाराष्ट्र के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत शानदार जीत है। लेकिन अगर आप झारखंड के अंदर देखें, वहां भी जीत कोई बहुत शानदार, कोई बहुत कम शानदार नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 24 सीटों पर है। और एक चीज हम भूल जा रहे हैं कि वहां भी तो प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि जिस हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री थे वो पार्टी छोड़कर इधर आए, और उसके बावजूद भी अगर वो 56 सीटें लेकर आते हैं और प्रो इनकम्बेंसी, तो लगातार दूसरी बार उनकी सरकार होगी। झारखंड के इतिहास में एक नया इतिहास बन रहा है। गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं आशुतोष, वो तो बात सही है। वहां भी इसी तरीके का प्रचार हुआ था, सिर्फ बोलने वाले लोग अलग थे। वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहे थे, यहां पर योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई और यहां पर तो जीत गए। तो वहां पर क्या कारण लगता है आपको कि बीजेपी को जीत नहीं हासिल हो पाई? देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, महाराष्ट्र में अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हमारा स्ट्राइक रेट 90% रहा है, ये ऐतिहासिक है। और कुछ यहां पे विश्लेषक बैठे हैं, वो बता रहे थे व्हाट इज बैड पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज गुड पॉलिटिक्स। तो साहिल जी, बहुत सम्मान से कहता हूं, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि उनसे हम पॉलिटिक्स सीखे। हमें जो थोड़ा बहुत आता है, जनता आशीर्वाद देती है, हम खुश रहते हैं। और एक बात और कहूंगा, महाराष्ट्र की जीत शानदार है, झारखंड की भी कम शानदार नहीं है, लेकिन काश जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं वो भी शानदार एनालिसिस करते। क्योंकि अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले यही लोग आके कह रहे थे कि महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, और ये तो वही बात हो गई। दूसरी शादी की बारात में घूम रहे थे, वो बारात और दूल्हा भाग गया।
हमारी शादी की जो बारात है उसमें आके कह रहे हैं डिनर कहाँ है, दूल्हा कौन है। भाई आप अपने काम से काम रखिए। हम लोग जब सही समय लेकिन आएगा, सवाल तो बनता है ना, बीच में अपना पक्ष रख देंगे। अब आप गौरव भाटिया जी, सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है झारखंड ना। की बात पे आ रहा हूं मैं, झारखंड ठीक है, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल आपका पूछना बनता है। हाँ ठीक है, मैं आपका। पूछ रहा हूं, लेकिन मैं जो ही पूछ रहा पत्रकार अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बुला के फेल हो जाते हैं, उनका नहीं बनता है। अब आपके अरे मैं पूछ रहा हूं प्रश्न का ना। उत्तर देता हूं। अरे भाई, झारखंड पे मैं गर्व से कहता हूं, सुनिए मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात। सुन रहे मैं गर्व से कहता हूं साहिल जी, मैं गर्व से कहता हूं, हम नंबर 2 पार्टी है झारखंड में। और अगर हम नहीं जीते तो भी मैं 2 बातें बड़ी आपके चैनल पे कहता हूं। पहला, विनम्रता से जो परिणाम आए हैं उसे स्वीकार करते हैं। ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। लोकतंत्र की जीत हुई है। दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूं, हमने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, और घुसपैठियों का मुद्दा किसी भी चुनाव से बड़ा मुद्दा है। चुनाव हारे या जीते, हिंदू अस्मिता, भारतीय नागरिकों का हक और घुसपैठियों को बाहर करना, यह मुद्दा हमारे लिए बना रहेगा। ये बात उन विश्लेषकों के समझ में नहीं आएगी जो हर चीज को वोटों के तराजू में तोल देते हैं। ये वैचारिक लड़ाई है और ये चलती रहेगी। साहिल, ये तो अच्छी बात है कि वैचारिक लड़ाई इस देश के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वैचारिक लड़ाई जब व्यक्तिगत लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, तब उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप हर मतलब इतने व्यक्तिगत क्यों होते। झारखंड के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिली है और वहां इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? अगर महाराष्ट्र की लड़ाई जीत में यशस्वी प्रधानमंत्री को क्रेडिट जाता है, तो फिर झारखंड की हार के लिए क्रेडिट किसको दिया जाए? क्या उसके लिए आप प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदार ठहराएंगे, अमित शाह को जिम्मेदार ठहराएंगे, हिमंता बिश्वा शर्मा को जिम्मेदार ठहराएंगे? किसको जिम्मेदार? ये भी तो प्रश्न खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़ा होना चाहिए? तो सवाल तो मैं पूछ लेता हूं ना। बिल्कुल, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई को जो लोग व्यक्तिगत लड़ाई में कन्वर्ट पहले करते हैं, अभय दुबे जी से दरअसल उनको अपने अंदर बैठ के सोचना चाहिए। अभय दुबे जी से पूछ लेते हैं कि भाई उनको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने झारखंड की जीत बनाई नहीं है वहां पर अभी तक। तो अभय दुबे जी को पूछ लेते हैं, उसके बाद गौरव भाटिया जी को भी यही सवाल पूछ लेंगे। अभय दुबे जी, देखिए, झारखंड में जो एक प्रमुख मुद्दा यह भी था कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को अनैतिक तरीके से जेल भेजा, राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, वहां की जनता ने, वहां के आदिवासी समाज ने उसका प्रत्युत्तर दिया है इन परिणामों में। और स्वाभाविक है, वो जो बहनों के खाते में पैसे गए, मैं कहता हूं फिर से कि वो भी एक निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन ये बात हमको समझनी चाहिए, मैं आशुतोष जी से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में करते हैं, वही व्यवहार सरकार प्रतिपक्षी दलों के साथ करती है। ये अभी बात कर रहे थे, वो हेमंतो बिस्वा शर्मा के यहां तो एनआरसी होकर नोटिफाइड हो गया कि घुसपैठिए हैं। बाहर किए क्या उन्होंने इतने साल की सरकार से? बांग्लादेश के मंत्री आए थे, जब ये कह रहे थे कि हमने बांग्लादेश से बात की, उन्होंने कहा कि हमसे आज तक इस बारे में कभी इन्होंने बात नहीं की। ये सैफुल्ला फारूक को टिकट दे, आतंकवादी घोषित, 10 साल जिसने जेल काटी, अजहर मसूद का जो शिष्य रहा है, उसको टिकट दें, तब ये कटेंगे बटेंगे के दायरे में नहीं आते। तारिक अहमद को दे, तब तक कटेंगे बटेंगे के दायरे में नहीं आते। बांग्लादेशी घुसपैठिया रुबेल शेख को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट का अल्पसंख्यक मोर्चे का नेता बनाते हैं, तब ये कटेंगे बटेंगे और घुसपैठिए के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये मुखोटा लगाकर रखा है। ये जो परिणाम है, देखिए, अगर सिर्फ इसी नारे के भरोसे होते तो ये परिणाम नहीं आते। और ये ब्रेन चाइल्ड जो है कांग्रेस पार्टी का है। ये जो अलग-अलग पैरामीटर्स महाराष्ट्र और झारखंड में, ये कर्नाटका से हमने स्कीम स्टार्ट की है। हाँ, नहीं गौरव भाटिया जी, अलग अलग पैरामीटर्स, महाराष्ट्र में अलग, झारखंड में अलग। अलग अलग पैरामीटर्स तो कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस के हैं, क्योंकि ईवीएम जो कि महाराष्ट्र में खराब है, संजय राउत 10:30 बजे बताते हैं, झारखंड में ठीक है। और वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा आज जो हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका सिंबल बनी हुई है, वहां ठीक है। मैं आपसे एक बड़ी बात कह चुका हूं, ईवीएम पे ठीकरा तो नहीं फोड़ा ना। और कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए, हम तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की बात नहीं करती, वो भाजपा की करती है। और मालूम है क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा सड़ चुकी है, उसमें से बदबू आती है।
और इसीलिए इनको लोएस्ट एवर टैली महाराष्ट्र में मिली है, ये याद हार का ठिकरा रखिएगा। किस पर, और सर? 2011 के बाद किसानों साहिल की जी जमीन के कांग्रेस मुक्ति पार्टी ने कराने कभी भी झारखंड में हार का ठिकरा किस पर? डबल आपने कंसेक्यूटिव तो उनकी जीत जमीन दर्ज हड़पने की कोशिश। नहीं, दुबे जी बात करने दीजिए ना उनको। हार का ठिकरा किस पर? बीच गौरव में भाटिया ना जी। बोले साहिल जी, आप थोड़ा सा नहीं, बोल दिया मैंने। हार का ठिकरा किस पर फोड़ेंगे? झारखंड में हार की वजह देखिए, क्या है फिर? मैं उत्तर दूंगा। साहिल जी एक कष्ट करिएगा, मेरा आधा 1 मिनट दीजिए। 50 बार राहुल आधा गांधी मिनट ने दीजिए, आप हराया बोल है दीजिए। कांग्रेस बोलिए, पार्टी बोलिए। को, और जब कभी जीत जाते हैं तो उनको सेहरा पहनाते हैं जीत का। जरा उनसे पूछिए, फिर मेरे पास आइए, मैं उत्तर देता हूं अभी आपको। पूछिए उनसे जरा। नहीं, उनसे पूछ लेंगे, पूछिए। लेकिन पहले आपका हिस्सा तो खत्म करते हैं ना, फिर उनके पास रिक्वेस्ट है। जाना है। आप- उनको भी बड़े नहीं, लंबे आप जवाब पहले देने हैं उनसे सर। पूछिए, फिर आइए मेरे अरे पास। सर, मैं बताता उनको हूं ना बहुत फिर लंबे आपको। जवाब देने हैं। उनको तो मैं मैं बहुत सारे आपको सवाल पूछने बताऊंगा, वाला हूं। 50 पहले बार आपका जवाब हराया दीजिए ना। राहुल गांधी झारखंड ने। का ठिकरा किस पर फोड़ेंगे आप? आप पूछिए, अरे पूछ अरे नहीं, लीजिए। अरे पहले आपका तो जवाब हमारे दीजिए। दिल की खुशी के लिए ही पूछ लीजिए साहिल आप जी। मेरे दिल के खुशी के लिए मेरा जवाब दे दीजिए ना, मैं उनके पास चला जाता हूं सर। क्या जीते अभी आप तो थोड़े- बेवफा हो गए। कुछ मैं कह रहा हूं आप पहले उनसे पूछ लीजिए। चलिए, वादा पहले खिलाफी उनसे मत करिएगा, पूछिए बाद में ना, आपसे भी अपने पूछना बेवफा पड़ेगा हो मुझे। जाते हैं आप। अभय दुबे जी चलिए आपसे शुरुआत कर लेते हैं। पक्का नहीं, आप पक्का, ठीक है। चलिए अभय दुबे जी आपसे शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में जी। बाला साहेब थोरात आपके नेता थे, विधायक दल के नेता हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हार गए। कम से कम वो नेता जो सालों साल वहां पर जीत रहे हैं, कांग्रेस की जमीन ही खिसक रही है। कांग्रेस को लग रहा था नंबर 1 की पार्टी बन गई, लेकिन कैसे हार गए इतने आसानी से? 44 भी नहीं आ पाए। 2019 में जब पूरा विपरीत स्थिति में आपने चुनाव लड़ा था, तब भी आप 44 सीटें लेकर आए थे। इस बार इतने कम सीटें कैसे आ गई? नहीं, मैं इस बात को स्वीकारता हूं। और ये आप अगर मध्य प्रदेश को भी पढ़ेंगे तो हमारे सीनियर लीडर्स हारे थे इस जो ये वहां भी लाडली बहना योजना थी, क्योंकि ये स्टार्ट हमने किया था कर्नाटक से। भाई क्या मोदी जी नहीं हारे क्या? मोदी जी प्रांत दर प्रांत, उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी आधे साफ हो गए। महाराष्ट्र ने सबक सिखाया था थोड़े दिन पहले, 27% सिर्फ स्ट्राइक रेट था। 9 सीटें भाई जी, लोकसभा आप में इसका जीते थे। जवाब तो दीजिए, ये मोदी क्योंकि जी को गौरव महाराष्ट्र में भाटिया जी से नकारा मुझे ही तो जवाब देना है। था। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे गौरव भाटिया जी से जवाब देना है। आप जल्दी से बता दीजिए, मेरे पास समय कम हो रहा है। मैंने आपको कहा कि ये जो स्कीम का इंपैक्ट ऐसा था, जो हमने स्टडी किया मध्य प्रदेश में भी, तो वो 18,000 एवरेज हर कंस्टिट्यूएंसी में लाडली बहना मध्य प्रदेश में भी थी। छत्तीसगढ़ में भी इसका इंपैक्ट था। तो ये, और ये टेम्पररी फेज का फिनोमिना, ये केंद्रीय बता दूं, नेतृत्व की अगर कोई लंबे गलती समय नहीं है की ये इसमें। स्कीम होती तो उसका इतना एडवांटेज नहीं मिलता। नहीं, वो तो हमको आत्ममंथन करना ही चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को हमको रिस्टेब्लिश करना पड़ेगा। चलिए। इसमें इस बात को मैं स्वीकारता हूं। चलिए, लेकिन गौरव भाटिया जी, लेकिन आखिरी मोदी मिनट जी मेरे ने पास कई बचा एक है। के बाद एक गौरव काम भाटिया किए। जी, ऐसा मुझे नहीं आप है जवाब कि दे उनके दीजिएगा नेतृत्व में हार रही कि है। झारखंड में 2019 के मुकाबले में भी आपकी सीटें कम आई हुई है। आप नंबर 2 की पार्टी है, वो तो मैं समझता हूं, लेकिन 2019 में झारखंड में आपने जितनी सीटें जीती थी, उससे भी आपको कम सीटें आई है। अब जवाब दे दीजिए भाई, इसका कारण क्या है? देखिए साहिल जी, कभी कभी ऐसा होता है जब विचार अच्छा होता है, वो हर नागरिक तक पहुंचे, उसमें समय लग जाता है। और मैंने जैसा कहा कि ठीक है हम चुनाव हार गए, लेकिन जो वोट जिहाद की मानसिकता है, उलेमा की अपील करना लोहरदगा में, जो मैंने कहा घुसपैठिए भारतीय नागरिकों का हक नहीं ले जा सकते, ये लड़ाई विचारधारा की चलती रहेगी। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड अभी जून में आया था, जब तीसरी बार लगातार उन्होंने चुनाव जीता, और 62 साल बाद ऐसा हुआ कि 3 चुनाव किसी ने लगातार जीते हो। तो मोदी जी की जब आप बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है, उनके रिपोर्ट कार्ड में A+ लिखा है, राहुल गांधी के में F लिखा हुआ है, फेल। ये फर्क है दोनों में, और तथ्यात्मक रूप से ये सही बात है। चुनाव हारने के बाद इसके जवाब कई बार नहीं आते हैं, लेकिन हालांकि कांग्रेस के पास भी कई सारी चीजों के जवाब नहीं है, क्योंकि नंबर 1 की पार्टी नंबर 5 की पार्टी कैसे बन गई, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। ना बीजेपी के पास जवाब होगा कि झारखंड कैसे हार गए। आखिरकार हमें तो जवाब ढूंढने हैं, और सबसे बड़ी बात, जो वादे किए गए हैं महाराष्ट्र में, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे कि ये वादे कैसे और कब पूरे होंगे। इतने आसानी से सरकार को हम नहीं छोड़ने वाले हैं।